Hello and welcome to class 11th once again. Dear students, today we will learn about orbit and orbital. Means we will differentiate both these terms, but actually you should know that our today's main topic is quantum numbers. But before discussing quantum numbers, we should know what is orbit and what is orbital and what are their differences. Actually, this is a small topic which is a concept of shell, subshell and orbital. बट यहाँ पे मैं आपका पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल को कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और उसके बाद में थोड़ा सा आपका सबशेल भी आपको बताऊँगा और फिर हम जो मेन टॉपिक आज का हमारा क्वांटम नंबर्स है वो लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान कीजिए और मैं आपको वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा एक बार फिर से कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। प्लीज़ अगर आपको कुछ चाहिए ना यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस का, अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल जो है ये क्या होता है। तो बेटा जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो आपको पहले ही मैंने दिया है कि ऑर्बिट क्या होता है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, और ख़ास करके बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में भी, ठीक है, कि या उससे पहले भी जो मॉडल्स ऑफ एटम आपने पढ़े वहाँ पे भी हमको ऑर्बिट का कंसेप्ट मिला है जिसे हम शेल भी कहते हैं। और बोहर्स मॉडल में तो हमने इसको एक नया नाम दिया था जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है बेटा हम यहाँ से डेफिनेशन देखेंगे इनकी। तो इट इज़ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ फॉलोड बाई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जो ऑर्बिट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एटम का न्यूक्लियस होता है और यहाँ कुछ डिस्टेंस किए हुए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे इलेक्ट्रॉन होता है और वो खामोश नहीं होता है बल्कि रिवॉल्व कर रहा होता है इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। ठीक है, और ये डिफरेंट जो शेल्स यहाँ पर आपके आते हैं, यानी कंप्लीट सर्कुलर पाथ जो एक आता है उसी को हम शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते करते बहुत सारे ऐसे शेल्स जो है वो बनाता है। तो इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को हम शेल कहते हैं, जो कि ये डेफिनेशन भी कहती है और उससे पहले भी जो हमने आपको बताया। अगर हम यही डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस रह रहा है वो डेफिनेशन जो है वही डेफिनेशन अगर हम ऑर्बिटल की देखेंगे बेटा यहाँ पर आप बताएंगे ऑर्बिटल में भी डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल रीजन। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐड करेंगे 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। या तो आप ये डेफिनेशन बताएंगे या यही है, ये भी जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, इट इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक स्पेसिफिक रीजन होता है और वो भी 3D रीजन होता है ये, तो वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो उस रीजन को, उस 3 डायमेंशनल रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन कौन सा वाला रीजन? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग जो है वो चांस जो है वो मैक्सिमम रहता है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। सेकंड जो है वो हम कहेंगे इनकी रिप्रेजेंटेशन। देखिए ऑर्बिट जो है इट रिप्रेजेंट्स ओनली अ प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो ये ऑर्बिटल है हमारा इट रिप्रेजेंट्स एज पर डेफिनेशन जो आपका क्लियरेंस है इसका 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड डिफरेंस जो है बेटा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n², जो कि आपको पीछे भी मैंने बोर्स मॉडल ऑफ एटम में भी बताया हुआ है कि हम किसी भी ऑर्बिट यानी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल या ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं तो हम 2n² फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, n का जो यहाँ पे मतलब होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी नंबर ऑफ शेल्स। यानी वहाँ पर मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है कि अगर आप n इज इक्वल टू, जब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम लिया था तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इन डिफरेंट शेल्स को जो है हम स्टार्ट जब करेंगे क्लोज टू द न्यूक्लियस, हम नाम देते हैं न्यूक्लियस के क्लोज वाले को हम K बोलते हैं, फिर L बोलते हैं, फिर M बोलते हैं, फिर N बोलते हैं एंड सो ऑन। तो इनको हम हिंदी अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम में K वाले को हम 1 बोलते हैं, L को हम 2 बोलते हैं और M को हम 3 बोलते हैं एंड सो ऑन। तो एक चीज़ मैंने वहाँ पे आपको बताई थी कि आगे जाके आपको ये मैं बताऊँगा, याद रखना। और वो देखिए इस लेक्चर में आपका वो आ रहा है कॉन्सेप्ट कि K के लिए N की वैल्यू जो है वो 1 हो रही है और L के लिए 2 हो रही है, M के लिए 3 हो रही है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और N होता क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हमने यही क्वांटम नंबर्स आज डिस्कस करने हैं इस टॉपिक में। क्वांटम नंबर्स कोशिश करेंगे हम कि उनको ख़त्म करेंगे, लेकिन देखते हैं वीडियो कितना होता जाता है। अगर इन केस मुझे लगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो फिर हम
उसमें एक दो क्वांटम नंबर्स करेंगे, नहीं तो मेरी कोशिश होगी कि आज हम क्वांटम नंबर्स जो है वो कंप्लीट करें। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपने के शेल के लिए अब बेटा एनर्जी निकालनी होगी ना, ये सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, तो आप ये फार्मूला 2n² करके कर सकते हैं। के लिए मैंने अभी आपको बताया कि n का वैल्यू 1 होता है, तो आप करेंगे 2n का स्क्वायर। 2n² मीन्स विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2 आएगा। मीन्स के शेल कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है के शेल में। चलिए आगे आप एल शेल के लिए बता सकते हैं बेटा। एल शेल के लिए n का वैल्यू 2 होता है, तो आप 2n² करके मालूम कर सकते हैं एल शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पे बताएंगे आप 2 इंटू n, यहाँ पर है आपका 2 इसके लिए, एल के लिए 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर आपका 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप आगे जाएंगे, n इज इक्वल टू 3 करेंगे एम शेल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम ये चीज़ देखेंगे आप ऑर्बिटल के लिए, तो n ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन, ये मोट नहीं है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मोर है, मोर देन, ठीक है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बेटा, मैं आपके यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऑर्बिटल हमारे पास s होता है, p होता है, d होता है, f होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं। लेकिन चाहे कोई सा भी ऑर्बिटल हो, चाहे ये s हो, वेदर द ऑर्बिटल में भी s, p और d और f, ईच ऑर्बिटल कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सिंगल ऑर्बिटल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यानी डिफरेंस नंबर 4 जो है बेटा, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, वो कुछ इस तरह से है कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये सर्कुलर इन शेप होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही ऑर्बिट की डेफिनेशन बताई कि सर्कुलर वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ फाउंड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, उसी को तो ऑर्बिट कहते हैं। तो इनकी जो शेप होती है ऑर्बिट्स की, शेल्स की, वो कैसी होती है बेटा, सर्कुलर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट जो है ऑर्बिटल की अगर हम देखेंगे तो ऑर्बिटल की शेप जो है डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ऑर्बिटल्स की शेप अलग अलग होती है, डिफरेंट मुख्तलिफ होती है। जैसे देखिए एस ऑर्बिटल मैंने अभी नाम लिया था, तो एस ऑर्बिटल बेटा आपको एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूँ, ऑर्बिटल्स में भी शेप्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। किस चीज़ का, कि जो ये एस ऑर्बिटल है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। आप इसको याद रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एस ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, एन डी मतलब नॉन डायरेक्शनल होता है। बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स है पी डी एफ, वो क्या होते हैं, हमारे डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं। उनकी डायरेक्शन दे कैन बी डायरेक्टेड ऑन एक्स प्लेन, वाई एंड जेड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो एस ऑर्बिटल होता है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में बताया है मैंने कि एस ऑर्बिटल एक्स वाई जेड प्लेन से ये किसी भी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं किए हुए होता है, बल्कि ये एक स्फेरिकल ये जो है शेप बनाए हुए होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल। तो चाहे एस ऑर्बिटल बेटा 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, ठीक है, इनमें फ़र्क सिर्फ यही होगा कि ये जितना भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू आप ऊपर जाएंगे वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल ही होगी। चलिए, उसके बाद है आपका नेक्स्ट पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल जो है बेटा ये डायरेक्शनल होता है। जैसे यहाँ पर है, जैसे ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पर जो शेप नज़र आ रही है आपको, ये पी एक्स अलॉन्ग पी एक्स एक्सिस पर इसके 2 लूप्स है, और ये जो है ये पी वाई पर है, और जो ये है ये पी जेड पर है, और ये जो है डी ऑर्बिटल का दिखाया गया है यहाँ पर। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंस में देख लीजिए कि इनकी शेप का डिफरेंस क्या आ रहा है। बाकी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हमारा क्वांटम नंबर्स के बाद का टॉपिक रहेगा, वहाँ हम इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो है इनके बीच बेटा आ रहा है, डिफरेंस नंबर 5 जो है वो है ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑर्बिट्स जो होते हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ किए हुए होते हैं, सर्कुलर शेप किए हुए होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हैंस दे कैन, यू कैन से ना होने के कारण दे कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए वो ऑर्बिट्स जो हैं वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ऑर्बिट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर डायरेक्शनल, लेकिन एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी डायरेक्शनल होते हैं। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर एंड हैंस दे कैन अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्बिटल्स जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड कर सकती है किससे, ऑर्बिटल पे। ठीक है, लेकिन ऑर्बिट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट जो डिफरेंस इनका आ रहा है, ठीक है, वो है आपका नंबर 6.1 कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि जो वेल डिफाइंड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है ना,
ये अगेंस्ट है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कि हम एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का बैक वक्त साइमल्टेनियसली जो है उसकी दोनों पोजीशन और लोकेशन जो है वो फाइंड आउट या मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसके ये क्या है, अगेंस्ट है ऑर्बिट, लेकिन जो ये ऑर्बिटल है ये इसके अकॉर्डेंस में है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज़ इन अकॉर्डेंस विद हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बेटा ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने मुनासिब समझा आपको बताना, और यहीं पर है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल भी मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा, कि ताकि हमारा ये छोटा टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल जो है वो क्लियर हो जाए। सब शेल जो है आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, सब शेल इज़ द सब एनर्जी लेवल, यानी जैसे हमने शेल बताया ना, अगर आपको शेल समझ में आ गया तो शेल का ही जो है एक सब लेवल, ठीक है, सब टाइप जो है वो कहलाती है सब शेल, या आप कहेंगे सब एनर्जी लेवल, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये एक सब डिवीजन आप बोल सकते हो शेल की, ठीक है। और किसी भी शेल में बेटा कितने, और सब शेल्स का मैं आपको बता दूं, सब शेल्स की जो इनके नाम है, सब शेल्स हो सकता है एस सब शेल हो सकता है, पी सब शेल हो सकता है, डी और सब शेल हो सकता है एफ वगैरह, और सब शेल के ही नाम पर जो है वो ऑर्बिटल का नाम बनता है। ये मैं अभी क्वांटम नंबर्स में आपको क्लियर करूँगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए। और दूसरी चीज़, आप किसी भी शेल में कितने सब शेल्स हैं वो आप n की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर सपोज़ कीजिए मैं कह रहा हूँ के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी 1, तो इसका मतलब है के शेल में कितने सब शेल्स हो सकते हैं बेटा, एक ही सब शेल हो सकता है। सिमिलरली बेटा अगर मैं कहूँगा कि एल शेल के लिए n का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एल मैन शेल में जो है 2 सब शेल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं अभी डिस्कस करूँगा क्वांटम नंबर्स में। इसी तरह से अगर आप एम शेल में कहेंगे तो एम शेल में भी जो है एन का वैल्यू चूंकि 3 होता है, तो आप बताएंगे एम शेल में सर 3 सब शेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एन जो है वो ये डिटरमाइन करती है कि हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मैन शेल, ठीक है। तो यहाँ से आगे ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर किए। अब हम मेन टॉपिक की ओर जाएंगे बेटा, जो कि है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, दी नंबर्स यूज्ड फॉर completely characterizing each electron of atom are known as quantum numbers, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये हमारी डेफिनेशन थी कि द नंबर्स यूज्ड फॉर कंप्लीटली कैरेक्टराइजिंग ईच इलेक्ट्रॉन, कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे एटम के अंदर, तो उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और ये सेट ऑफ 4 नंबर होता है। आप इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, इनका डेफिनेशन, क्वांटम नंबर्स मे बी डिफाइंड एज सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। Okay, that means what kind of information you can determine their location, their energy, their type of orbital occupied, their shape and their orientation as well, ठीक है। तो 4 such quantum numbers जो हैं they are found to be necessary for describing an electron completely। बेटा यहाँ पर हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, these quantum numbers are just like the postal address। जिस तरह से किसी आदमी का पोस्टल एड्रेस होता है ना, बस ठीक उसी तरह से जो है ये क्वांटम नंबर्स जो है वो भी माने जाते हैं। दीज नंबर्स आर जस्ट लाइक द पोस्टल एड्रेस ऑफ अ मैन, ठीक है। दीज नंबर्स एक्सेप्ट वन हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या फॉलो करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ठीक है, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आता है। और चूंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं बताया आपको। तो पहले हम सिलेबस पे जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे, उसके बाद अगर आपकी कोई इच्छा होगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अजीमुथल मैग्नेटिक बट नॉट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आगे अब हम 1 बाय 1 लेंगे इन सारे क्वांटम नंबर्स को बेटा, और इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप अपने पास जो है अपनी कॉपी और अपना पेन जो है वो साथ रखिए, फिर आपको मज़ा आएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम सबसे पहली चीज़ है कि इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, और इसको किसने दिया है, इट वाज प्रपोज्ड बाय बोहर, और यू कैन से इट वाज गिवन बाय बोहर। दिस नंबर गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स।
ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको देता है, एवरेज डिस्टेंस देता है आपको इलेक्ट्रॉन का, कहाँ से, न्यूक्लियस से, कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन ये क्वांटम नंबर आपको प्रोवाइड करता है। हैंस वी कैन से इट गिव्स एन आइडिया ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हम ऐसा मान सकते हैं कि ये हमको न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का एक आइडिया हमको दे सकता है। यस, ये भी इसका एक करेक्टर है। उसके बाद है इसका नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर डिपेंडेंट ऑन अपॉन दिस नंबर। मतलब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है या जो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस नंबर पे डिपेंडेंट होती है, यानी वो इस पे डिपेंड करती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे या इसकी वैल्यू पे आप कहेंगे। हायर द, किस तरह से, जैसे मान लीजिए हायर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू ज़्यादा हो, ग्रेटर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, उतना ही उसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में ग्रेटर इज द साइज एंड आल्सो हायर इज इट्स एनर्जी। यानी क्या बात यह है, मैं इसको यहाँ पे आपको बताऊंगा। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1s, फिर लिख रहा हूँ 2s, फिर लिख रहा हूँ 3s, फिर लिख रहा हूँ 4s। इसका ये मतलब है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि बेटा बताओ साइज़ में कौन सा ऑर्बिटल जो है वो कम और ज़्यादा हो सकता है, जैसे 1s 2s, जितना n की वैल्यू, ये जो 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है ना कोफिशिएंट में यहाँ पे पीछे, तो यही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है ना, हायर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ग्रेटर डिस्टेंस उसका माना जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू, अभी मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया 4s, इसका मतलब 4s जो यहाँ पर है ना, ये 4s ऑर्बिटल या 4s सबशेल जो है ये सबसे ज़्यादा साइज में होता है बजाय 3s के, 2s के और 1s के, ठीक है। तो सबसे छोटा इनमें कौन है 1s, उससे बड़ा कौन है 2s, उससे बड़ा कौन है 3s और उससे बड़ा कौन है 4s। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और दूसरी चीज़ आप ये भी बताएंगे कि 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी 3s से, और 3s की एनर्जी 2s से ज़्यादा होगी, ठीक है, और 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा होगी। यानी आप बताएंगे सर कोई ऑर्डर बताओ इनका, तो ऑर्डर में आप कर सकते हैं, अगर ऑर्डर दो होते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो 1s ऑर्बिटल इज लेस देन इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल एंड इट इज़ लेस इन एनर्जी देन 3s ऑर्बिटल एंड इट इज़ लेस इन एनर्जी देन 4s एंड सो ऑन। अगर उल्टा बताना है तो 4s को आप बताइए कि 4s इज ग्रेटर एनर्जी देन 3s, इट इज़ ग्रेटर एनर्जी देन 2s एंड सो ऑन करके आप बता सकते हैं, ठीक है। होप कि ये पॉइंट जो है आपको यहाँ से क्लियर हुआ हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है ऑल्दो थ्योरेटिकली इट्स वैल्यू मे बी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अगर हम थ्योरेटिकली बात करेंगे तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 1 to इन्फिनिटी होती है सिर्फ, बट ओनली वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो 1 to 7 होती है, ये भी आपने याद रखना है। हैव सो फार बीन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, फॉर एटम्स ऑफ द नॉन एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं, ओनली वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 7 हैव सो फार बीन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अभी तक जो है इसकी वैल्यू जो है 1 से लेकर 7 तक मानी गई है। एटम्स ऑफ जो कि नॉन एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की वैल्यू जो है इसके लिए 1 से 7 मानी गई है। तो इनको हम डेजिग्नेट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को कहाँ से, दीज आर डेजिग्नेटेड आइदर एज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, या फिर हम बोल सकते हैं इसको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि ये जो n इज इक्वल टू 1 है बेटा, ये किसके लिए होता है, ये k के लिए होता है। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 2 जो है वो l के लिए होता है। उसके बाद जो है n इज इक्वल टू 3 जो है वो आप m के लिए ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 जो है वो आप n के लिए, और फिर n इज इक्वल टू 5 o के लिए, n इज इक्वल टू 5 p के लिए, और n इज इक्वल कहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। n इज इक्वल टू 1 जो है k, n इज इक्वल टू 2l, n इज इक्वल टू 3m, n इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 5 o, और n इज इक्वल टू 6 p, और n इज इक्वल टू 7 जो है वो q वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। रेस्पेक्टिवली आप जाइए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाई, देखो बेटा अभी हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है निकाल सकते हैं बाई द फॉर्मूला 2n²। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही n तो है जिसमें किसी भी शेल में, अभी मैंने ऊपर आपको बताई थी ये चीज़, ठीक है। आप ऊपर थोड़ा सा जाकर पीछे रिवर्स कीजिए इसको और देखिए वहाँ पर 2n² की मदद से ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है जो आपको किसी भी शेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। जैसे n इज इक्वल टू 1k, n इज इक्वल टू 2l, n इज इक्वल टू 3m वगैरह आप यहाँ पे पुट कीजिए। k के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 1 को स्क्वायर करेंगे ना आप 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2 आएगा, और n इज इक्वल टू 2 यानी l शेल के लिए n का वैल्यू 2 रहता है। जब आप यहाँ पे n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा, 2 2 4 और 2 8 हो जाएगा, यानी l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने अभी ऊपर बताया हुआ है अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं हम। यहाँ से आगे है अब आपका सेकंड क्वांटम नंबर बेटा, जिसको हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, या हम इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या फिर हम इसको कहीं ना कहीं एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या नाम आप याद रखिए प्लीज़।
चलिए इसको हम स्मॉल एल से, ये कैपिटल एल नहीं, इसको हम स्मॉल एल से जो है वो डिनोट करते हैं। एक चीज़। दूसरी है इट वाज प्रपोज, ये किसने दिया था, या इट वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड ने इसको दिया था। दिस क्वांटम नंबर डिनोट्स दिस सब एनर्जी लेवल और यू कैन से सब शेल, ठीक है, या सब लेवल भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बेटा थोड़ा ऑर्बिटल मत बोलो, ऑर्बिटल का इन्फॉर्मेशन आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आप बोलेंगे सब लेवल या सब शेल बोलेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, ऑर्बिटल की जगह। टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, जिसके साथ मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बिलोंग करता है। एंड आल्सो डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये और हमें एनर्जी भी बताता है जितनी उसके साथ एसोसिएट होती है, और उसका एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर एल देता है। उसके बाद फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन द एजीमुथल क्वांटम नंबर एल कैन हैव द वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। ये बेटा इसका फॉर्मूला रहेगा। मीन्स जब आपको पूछा जाएगा कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन हाउ कैन यू डिटरमाइन, आप कैसे निकाल सकते हैं एल की वैल्यू, यानी किसकी वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो याद रखिए आप एल की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला याद रखेंगे। ये फार्मूला यहाँ पे मैं जो दे रहा हूँ इसे आप लर्न बाय हार्ट कीजिए, ठीक है, ज़बानो ज़बानी आप इसको याद रखिए, अपने दिमाग में रखिए। एल इज इक्वल टू, ये होता है 0 से लेकर 0 to, ये एक रेंज है, n-1, 0 to n-1, ठीक है, ये फार्मूला है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर ये फॉर्मूला तो है, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट सबशेल, और हर एक जो है ना इसमें वो रिप्रेजेंट करेगा एक डिफरेंट सबशेल को या सब ऑर्बिट को, एंड आर यूजुअली डिनोटेड एज या बाई लेटर्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब शेल हमारा एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है और एफ हो सकता है। देखिए इसका मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा थोड़ा सा कि ये किस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा कि बेटा आप मुझे बताओ n इज इक्वल टू 1, हम के से ही थोड़ा शुरू होते हैं। n इज इक्वल टू 1 के शेल है ना, तो मैंने अभी पीछे सब शेल का जब आपको डेफिनेशन बताया, मैंने कहा कि जो n की वैल्यू होती है ना, वही मतलब होता है कि n की वैल्यू का ही मतलब है कि उस मैन शेल में उतने सब शेल्स हैं। जैसे n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब इस मैन के शेल में एक ही सब शेल होता है, और वो कौन सा है वो अब आप देखेंगे, ये मेरा काम रहा, आप सिर्फ ध्यान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब हम बताएंगे कि फार्मूला यूज़ करेंगे। n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने l निकालना है, तो l का फार्मूला क्या था, 0 to n-1। तो 0 से लेकर तो n आपका कितना मिला, 1 मिल रहा है। n इक्वल टू 1 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ l निकालो, तो ये आएगा 1-1, क्योंकि 0 to n-1 है ना, तो ये बनेगा बेटा 0 to 1-1 आएगा 0। 0 to 0 क्या रेंज बनेगा, क्या लिमिट बनेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं, यानी ये बनेगा 0। क्या बनेगा, 0। यानी आप लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू, कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू कितना आता है, l भी 0 आता है। अब याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि n इज इक्वल टू 1 जो है बेटा, ये हम कहा करते हैं के शेल को, किसको कहते हैं, के शेल को कहते हैं। और l इज इक्वल टू 0 जो है, ये तो l तो सब शेल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो l इज इक्वल टू 0 जो है ये हमारा s सब शेल होता है। कौन सा वाला सब शेल होता है, s सब शेल होता है। ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आप जहन में रखेंगे, ठीक है। चलिए होप कि आपको ये पता चलो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए बेटा आपको बताया जा रहा है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 कौन सा शेल होता है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस देके ध्यान दिलाइए कि n इज इक्वल टू 2 क्या बताया था मैंने, तो वो होता है l शेल, मैन शेल। तो यहाँ के लिए अगर आप l का निकालना है वैल्यू, तो आप निकालेंगे वही फार्मूला, 0 to n-1 करेंगे, ठीक है। तो 0 to n-1 आएगा, 0 to n आपका 2 है यहाँ पे, 2-1, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका 0 to 2-1 आएगा 1। 0 to 1 क्या रेंज बनेगा बेटा, ये बनेगा, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपका इंटीजर्स होता है, या 0 यहाँ माइनस वाले नंबर होते हैं, या 0 के बाद 1 2 सिंपली प्लस वाले नंबर आते हैं। अभी रेंज हमारा आ रहा है 0 to कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम 0 भी बोलेंगे और 0 के बाद कमा 1 बोलेंगे, यानी ये दो वैल्यूज़ बताएंगे हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0,1। तो देखो बेटा यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 के लिए, और मैंने कहा भी था आपको कि गिवन वैल्यू ऑफ n जो है ना, उसी से आपको पता चलेगा कि उस मैन शेल में कितने सब शेल्स हैं। तो n इज इक्वल टू कितना है, 2, कौन है, l शेल, तो n इज इक्वल टू l शेल में कितने सब शेल्स हो सकते हैं, 2, और वो कौन कौन से, वो तो आ गए, l की वैल्यू तो आ गई ना आपके पास, 0 और 1। तो l इज इक्वल टू 0 अभी मैंने ऊपर बताया था, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये होता है s सब शेल, और l इज इक्वल टू 1 जो है ये कौन सा होता है, ये होता है p सब शेल, ठीक है।
तो इसका मतलब ये दो सब शेल्स आपको नॉन हो गए ना कि n इक्वल टू एल शेल मैन में कितने सब शेल्स दो होते हैं और वो कौन कौन से l इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 में l इज इक्वल टू 0 एस सब शेल और l इज इक्वल टू p जो है l इज इक्वल टू 1 जो है वो p सब शेल। होप कि आपका ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हो आगे भी। अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए आपने करना है, पहले बताओ n इज इक्वल टू 3 कौन सा मैन शेल होता है, ये होता है m शेल। तो आप इसमें बता सकते हैं l इज इक्वल टू आएगा बेटा 0 टू n, n कितना है आपका 3 माइनस आएगा 1, ये बनेगा बेटा आपका 0 2 3 माइनस 1 हो गया 2, ये आएगा 0 1 2 3 वैल्यूज आएंगी ना, तो 3 और यहाँ से आपको n इज इक्वल टू 3 से ही पता चलेगा कि इस मैन शेल m में जो है वो 3 सब शेल्स होते हैं। कौन कौन से, एक l इज इक्वल टू 0 वो होता है s सब शेल, l इज इक्वल टू 1 वो अभी मैंने बताया वो होता है p सब शेल, और अब नया है l इज इक्वल टू 2, ये आपने याद रखना है, ये होता है d सब शेल। क्या होता है, जब l की वैल्यू 2 आए तो ये याद रखना है ये कौन सा सब शेल होता है, ये d सब शेल होता है, ये d सब शेल के लिए वैल्यू होती है। तो इसका मतलब इस n इज इक्वल टू 3 में कितने सब शेल है, 3। कौन कौन से, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 s, l इज इक्वल टू 0 1 p और l इज इक्वल टू 2 d सब शेल। ठीक है, होप कि आपको ये भी क्लियर होगा। इसी तरह से आप आगे बढ़िए और n इज इक्वल टू 4 के लिए बेटा आप कीजिए, n इज इक्वल टू कितना करेंगे आप, n इज इक्वल टू 4। जब आप n इज इक्वल टू 4 करेंगे ये आएगा आपके पास मैन n शेल, इसमें आपका l की वैल्यू आएगी l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब हो गया 0 टू 4 माइनस 1, ये बनेगा आपका 0 टू 4 माइनस 1 आएगा 3, तो 0 टू 3 क्या बनेगा, जरा बनाओ अरेंज, ये बनेगा 0 फिर बनेगा 1 फिर बनेगा 2 फिर बनेगा 3 तक ही जाना है। कितनी वैल्यूज आई 1 2 3 4, देखो बेटा l इज इक्वल टू 0, ये l की सारी वैल्यूज है, l इज इक्वल टू 0 कौन सा था s सब शेल, l इज इक्वल टू 1 कौन सा था p, l इज इक्वल टू 2 कौन सा था d और l इज इक्वल टू 3 अब कौन सा होगा, ये होगा f। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हुआ है, ये f सब शेल है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर इस क्वांटम नंबर का, जो कि सब शेल्स की इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन देता है। देखो यहाँ पर लॉस्टली मैं आपको बताऊँ, द लेटर्स s p d एंड f डेजिग्नेट्स ओल्ड स्पेक्ट्रल टर्म्स। ठीक है, विज जैसे हम इनको शार्प मतलब ओल्ड स्पेक्ट्रल टर्म्स अगर हम देखेंगे ना तो एस पी डी का हम ऐसे भी मतलब समझते हैं कि शार्प, एस का मतलब आप बताएंगे एस मीन्स शार्प, पी मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है, एंड डी मीन्स डिफ्यूज, ठीक है, एंड एफ मीन्स फंडामेंटल रेस्पेक्टिवली, मतलब कि आप शार्प यूज़ करेंगे एस के लिए, प्रिंसिपल यूज़ करेंगे पी के लिए, डिफ्यूज यूज़ करेंगे डी के लिए और फंडामेंटल यूज़ करेंगे एफ के लिए। ठीक है, होप कि आपका ये क्लियर होगा। बाकी जो ये नीचे समरी है ना बेटा, ये वही जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है कि अगर आपका n इक्वल टू 1 है तो l कितना आएगा, वो 0 आएगा और वो s सब शेल होगा, और अगर n इक्वल टू 2 होगा तो l कितनी वैल्यूज रखेगा, वो 2 आएंगी, और l इक्वल टू 0 उसे हम s सब शेल बोलेंगे और l इक्वल टू 1 जो है वो p सब शेल बोलेंगे। इसी तरह से l इक्वल टू 3 के लिए l की भी 3 वैल्यूज आएंगी, l इक्वल टू 0 आएगा s सब शेल, l इक्वल टू 1 आएगा वो p सब शेल, l इक्वल टू 2 जो है वो d सब शेल। इसी तरह से n इक्वल टू 4 के लिए अभी जो मैंने कराया n इक्वल टू आएगा 4 वैल्यूज आएंगी l की, वहाँ पर n इक्वल टू 4 के लिए एक आएगा 0, l इक्वल टू 0 s होता है, l इक्वल टू 1 होता है p, l इक्वल टू जो l इक्वल टू 1 जो है वो p होता है, l इक्वल टू 2 जो है वो d होता है, l इक्वल टू 3 जो है वो बेटा आपका होता है ये जी ये f कौन सा होता है f। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर भी ये आपका चार्ट जो है ये थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में मैंने दिया हुआ है। उसके बाद द एनर्जी ऑफ वेरियस सब शेल्स इन द सेम शेल, और अगर आप बताएंगे ना कि सब शेल जो है ना वो किसी भी पर्टिकुलर शेल के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे के शेल का एक ही सब शेल और वो भी कौन सा एस होता है, और एल शेल में कितने होते हैं, 2 सब शेल्स होते हैं, यानी द वेरियस सब शेल्स बिलोंगिंग टू द सेम शेल आर इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, मीन्स उनकी एनर्जी जो है ना वो सेम नहीं हो सकती है, वो डिफर कर सकती है। यानी जैसे देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है पी से, पी की एनर्जी कम है डी से, डी की जो है वो एफ से कम है, मतलब सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट ये सब शेल कौन सा होता है एस, उससे ज़्यादा कौन किसकी एनर्जी होती है पी, उससे ज़्यादा किसकी होती है डी, उससे ज़्यादा किसकी होती है एफ, या आप उल्टा डिक्रीजिंग में कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला सब शेल एफ होता है, उससे कम होता है आपका डी, उससे कम होता है आपका पी, उससे कम यानी सबसे कम होता है आपका एस। ठीक है, ऐसे भी आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कर सकते हैं यहाँ पे, और याद रखते हैं दोनों में से आप एक याद रखिए, दूसरा उसका उलट होता है। चलिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे वी गो इनटू द हायर एनर्जी लेवल्स द सब शेल स्टार्ट ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे तो सब शेल जो है वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे 3D सब शेल की अगर हम बात करेंगे वो हायर होगा इन एनर्जी देन दी 4s सब शेल, एंड इसी तरह से आप नेक्स्ट के लिए बता सकते हो। लेकिन फिलहाल बेटा यहाँ पर आप किसी भी 2 कंसर्न ऑर्बिटल्स में या सब शेल्स में किस तरह से ये बता सकते हैं, जैसे यहाँ कहा जा रहा है 3D की एनर्जी जो है वो 4s से ज़्यादा है,
एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने बोर्स मॉडल में ये बात बताई हुई होगी। अगर बोर्स मॉडल में मैंने ये बात नहीं बताई है, मुझे भूल गई है, तो फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं N+L रूल। क्या कहते हैं? N+L रूल। और उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं बोहर, क्या कहते हैं? नोट कीजिए, बोहर-बर्री प्रिंसिपल। बोहर-बर्री प्रिंसिपल कहते हैं हम इसको। वो यूज़ होता है कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स की एनर्जी को मतलब निकालने के लिए कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। किस तरह से? उसका N+L रूल लेना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपका है 3D, क्या है आपका यहाँ पर 3D और 4s। तो हम अभी मालूम कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे N+L, जिसका N+L वह सम ज़्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका N+L सम कम आएगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो चलिए करते हैं, यहाँ D के लिए N+L करते हैं। यहाँ N की वैल्यू क्या है? ये 3 है। और L के लिए क्या है यार? अभी तो मैंने आपको इतना बताया। D के लिए L का वैल्यू बेटा कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? नहीं 3 नहीं होता है, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ 4s में आप देखेंगे तो n=4 है आपका, और s ऑर्बिटल के लिए आपका l का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि 4s के लिए आपका N+L कितना आ रहा है? 4 + 0 होता है आपका 4, और 3D के लिए आपका N+L जो है वो 3 + 2 आता है 5। मैंने पहले कहा था जिसका N+L का सम ज़्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा आ रहा है? किसका सम ज़्यादा आ रहा है? N+L का, 3D के लिए। तो 3D की एनर्जी जो है वो 4s से ज़्यादा होगी और 4s की कम होगी, ठीक है, 3D के बरक्स। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से वो ये निकाल सकते हैं। और दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए बेटा, यहाँ पर जो है ये कुछ ऑर्बिटल्स मैंने ये सब शेल जो है कुछ इस तरह से दिखाए हुए हैं। मेमोरी एड है ये, आप इनको इस तरह से याद रखते हैं। 1s 2s 3s 3p हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, इस तरह से नीचे के लिए, ठीक है, इस वर्टिकल लाइन में। लेकिन यहाँ पर 1p नहीं होता है, इसको आप सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक से हुआ है, ये 1p नहीं है, इसको आप खाली छोड़ दीजिए। 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, 6p है, 3d भी है, और यहाँ पे ब्लैंक डालेंगे। 1d नहीं होता, 2d नहीं होता, 3d होता है, 4d होता है, 5d होता है, 6d होता है। और यहाँ पर आप लिखेंगे 3f नहीं होता है, 4f होता है, और 5f भी आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इनके बारे में हम बेटा ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। तब एक रूल्स पढ़ेंगे, पहला रूल वहाँ पे पढ़ेंगे ऑफ-बाई प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे हम पॉलिश प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे हम होन्स रूल। तब इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे। ज़्यादा आप यहाँ पर उतना अपना टाइम जो है वो वेस्ट मत कीजिए। आगे हम जाएंगे, हम देखेंगे इसी एजिमुथल क्वांटम नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर कुछ बात बता रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी हेल्ड बाय दी सब शेल्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला। देखो बेटा, अगर आपने निकालना है कि कोई भी सब शेल है, मैंने मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ L = 0, कौन सा सब शेल होता है? वीडियो को पॉज करके अपने आप को पूछिए, वो होता है S सब शेल, ठीक है। तो इस S सब शेल के लिए अगर मैं आपको बताऊँगा कि बताइए S सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो ये फार्मूला है ना, इसको यूज़ कीजिए। क्या फार्मूला है ये? 2 × 2l+1। तो 2 फार्मूले का इंटू 2 फिर से फॉर्मूले का इंटू L का वैल्यू मैंने क्या दिया अभी? 0। तो प्लस क्या करेंगे? 1। ये कितना हो जाएगा? सारा सम अप कीजिए। 2 × 0 तो हो जाएगा 2 0 0 प्लस 1, तो 0 + 1 कितना आएगा? 1 ही, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? ये ओवरऑल 2 आएगा, ठीक है। तो आप बताएंगे, याद रखेंगे S सब शेल बेटा, चाहे ये स्मॉल साइज़ वाला 1s हो, या उससे बड़ा 2s हो, या उससे बड़ा 3s हो, या 4s हो, चाहे वट एवर विल बी द नेचर ऑफ द साइज ऑफ द S सब शेल, इट कैन अकोमोडेट ओनली एंड ओनली हाउ मेनी? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है बेटा यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए L = आप 1 के लिए L = 1 क्या होता है? P सब शेल होता है। उसके लिए अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे इसी फार्मूले से, आप करेंगे 2 × 2l, और L की जगह क्या लिखेंगे? 1, और प्लस करेंगे 1। ये कितना हो जाता है सारा आपका? ये हो जाता है 2 1s are 2 + 1 कितना हो गया? 3, और 3 2s are कितना हो गया? 6। ये 6 हो। तो P सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने लगते हैं बेटा? वो लगते हैं 6। इसी तरह से आप L = किसके लिए करेंगे? 2 के लिए करेंगे, यानी D सब शेल के लिए करेंगे। तो वो उसमें D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लग सकते हैं, अकोमोडेट कर सकता है D सब शेल? उसमें आप बोलोगे 2 × 2l, 2 × l की जगह पे 2 वैल्यू डाल दीजिए और +1। तो कितना हो गया बेटा? 2 2s are 4, 4 + 1 कितना हो गया? 5, 5 2s are कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही बात? ये आपका 5 बन रहा है, और 5 को फिर यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, 10 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन्स D सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या D सब शेल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। इसी तरह से आप बोल सकते हैं L = 3, यानी F सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है अपने आप के अंदर। तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। वहाँ पर करेंगे 2 × 2l,
2 इंटू एल को आपस में मल्टीप्लाई है तो एल का वैल्यू यहाँ पर 3 है और प्लस आगे है 1 फॉर्मूले का। कितना हो जाएगा बेटा, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे आप, कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14। तो एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। बेटा आप ध्यान दीजिए, आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, उससे आगे वाला टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। आप काफ़ी मेहनत से पढ़िए और वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, लेकिन ठीक है, तब तक आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है जब तक ना आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जो है अच्छा लगा हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।